Hello everyone. Today we will discuss about electric field intensity due to point charge. तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास, इफ पॉइंट चार्ज Q, हमने सपोज कर लिया पॉइंट चार्ज क्या है हमारे पास Q, कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ओरिजन O, एट ओरिजन O. O is the origin of कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड. और हमने यहाँ क्या सपोज किया है भी, हमारे पास क्या है एक पॉइंट चार्ज. वो पॉइंट चार्ज क्या हमने माना था कैपिटल Q. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट. वो हमने पॉइंट क्या मान लिया यहाँ पे P, ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O, वेयर OP दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और इस OP को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, R वेक्टर से. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O, वेयर OP इक्वल टू OP वेक्टर है वो हमारे पास क्या हुआ, R वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर. अब जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं किसी पॉइंट पे, तो मैंने क्या कहा था भी, उस पॉइंट पे हम क्या इमेजिन करेंगे, एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. क्या इमेजिन किया जाएगा, स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. और उस टेस्ट चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, Q नोड से, स्मॉल Q नोड से. तो अब देखो इसमें यहाँ क्या लिखेंगे हम, इमेजिन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोट एट पॉइंट P. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है, तो फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू कैपिटल Q वी गेट. देखो हमने पहले लेक्चर में ये चीज़ सभी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में भी. ये हमारे पास टेस्ट चार्ज क्या, वेरी वेरी स्मॉल, इट डज नॉट डिस्टर्ब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉइंट चार्ज. भी ये वाला जो चार्ज है क्या है, बिग चार्ज है, और ये हमारे पास क्या था, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज. भी जब भी हम किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो वहाँ पे हम क्या इमेजिन करेंगे, एक स्मॉल टेस्ट चार्ज, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, Q नोड से. अब इस चार्ज के कारण हमने इस पॉइंट पे क्या देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अब ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कूलम्स लॉ. तो कूलम्स लॉ क्या कहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट ड्यू टू Q. तो देखो फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ F से, तो F किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड में R स्क्वायर R कैप. और इसके लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या लगता है, R कैप. R कैप इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q, कैपिटल Q टूवर्ड्स Q नोट. जो R कैप है हमारे पास हेयर, R cap is a unit vector pointing from
क्यू टूवर्ड्स क्यू नॉट। तो तुम ये भी बोल सकते हो दैट इज जो इसकी डायरेक्शन है वो कैसे जा रहा है, ओ टू पी, कैसे जा रहा है, ओ से पी की ओर। क्योंकि हमने जो फोर्स लिखी है वो किस में हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है तो हमें पता है क्या चाहिए होगा, एक यूनिट वेक्टर। तो वो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, आर कैप। ये तो आ गई हमारे पास फोर्स। अब इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है इस पॉजिटिव चार्ज पे, तो हम उसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं जो इनके बीच की डिस्टेंस वाली लाइन होती है। कौन कौन किसके बीच की डिस्टेंस वाली लाइन, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जहाँ पे हमारे जिस चार्ज से हमने इस पी पॉइंट पे क्या देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम उसी लाइन को क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं या आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इट इज अलोंग ओपी प्रोड्यूस, वो जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इट इज अलोंग ओपी प्रोड्यूस्ड, ये डायरेक्शन होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया एफ, फोर्स आ गया। अब मैंने जब भी तुम्हें क्या बताया था, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे क्या करेगी, जो टेस्ट चार्ज है वो क्या करेगी, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। वो फोर्स हमने फाइंड आउट कर ली, वो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। टेस्ट चार्ज है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते थे हम, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, is defined as force experienced by unit positive test charge placed at that point, that is called electric field intensity। तो इसका फॉर्मूला हमने किया भी था, वो क्या था हमारे पास, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। एफ हमारे पास है E इक्वल टू, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, पुट दिस वैल्यू ऑफ एफ, तो यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड में आर स्क्वायर आर कैप, डिवाइड में हमारे पास क्या है, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट, तो हमारे पास ई किसके इक्वल आ गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में आर स्क्वायर इनटू में आर कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ, प्लेस्ड एट ओ। और इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स होगी। भी जब फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास कैसे है, इट इज़ अलोंग ओपी प्रोड्यूस, इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते थे। अब ई की भी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये हमेशा याद रख लो, जहाँ एफ की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, ई की डायरेक्शन होगी। सेकेंड केस इसमें देखो हमारे पास क्या बनता है। अब इस केस से हमें एक चीज़ और समझ आई भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो किस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ई हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, क्यू, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या बन रहा है, 1/r²। तो हमें क्या पता चला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, r²। तो ई किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्ज। अगर ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, लार्ज होगी। अगर ये पॉइंट चार्ज की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी हमारे पास। अब डिस्टेंस, ये जो आर है, ये आर क्या था हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो हमारे पास क्या है पी, और जो पॉइंट चार्ज कहाँ था, एट पॉइंट ओ, जो कहाँ पे रखा हुआ था हमने, ओरिजिन पे, यानी कि जो ओपी डिस्टेंस है, और जो ओपी थी वो हमारे पास क्या था, आर। इसका मीन्स अगर ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगी, लार्ज वैल्यू होगी, तो अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मीन्स ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इससे हमें ये चीज़ समझ आई भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड
पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। क्या यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज क्यों नोट आया? तो इसका मीन्स जो E होगा डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, उस पर डिपेंड नहीं करता। और थर्ड कंडीशन इसमें यह भी बनती है, मीडियम, जो मीडियम होगा, मीडियम बिटवीन किनके बीच का मीडियम, जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है और दूसरा क्या हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज, इनके बीच का मीडियम, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे जो मीडियम हम लेके चल रहे हैं, इन दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो हम क्या लेके चल रहे हैं? एयर, वैक्यूम। तभी यहाँ पे नोट आया है। अगर कोई अनदर मीडियम की बात होगी तो यहाँ पे क्या होगा? ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या होगी? ये नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मीन्स हमें ये पता चला भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? एक तो पॉइंट चार्ज पे, और एक किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। और थर्ड जो फैक्टर था, मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। अब इसका जो सेकंड केस बनता है, अब पहली कंडीशन पे तो मैंने क्या माना भी जो पॉइंट चार्ज है उसको हमने कहाँ प्लेस किया? ओरिजिन ओ पे। कहाँ प्लेस कर रहे हैं? ओरिजिन ओ। अब मैं क्या कहता हूँ भी अगर ये पॉइंट चार्ज ओरिजिन ओ पे प्लेस नहीं है और कहीं रखा हुआ है किसी अनदर पॉइंट पे, तो वो कंडीशन कैसे बनेगी? वो देखो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या बनती है। सेकंड केसेस में क्या आ सकता है हमारे पास? इफ पॉइंट चार्ज Q is not placed at origin O, तो उस कंडीशन में देखो हमारे पास पहले वही सेम चीज़ हम बना लेंगे। O क्या है? ओरिजिन। ये एक्स वाई जेड क्या हो गए? कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो O यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास? ओरिजिन। अब हमने मान लिया भी जो पॉइंट चार्ज था वो कहाँ प्लेस है? एट पॉइंट ए, किसी अदर पॉइंट पे, और O से लेके A तक हमने क्या ड्रॉ किया? एक पोजीशन वेक्टर, यानी कि इस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर। तो वो हमने मान लिया, वो हमारे पास क्या है? R1। वो हमने क्या मान लिया? R1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वो कितनी होगी। तो हमने मान लिया भी इस बी पॉइंट पे हमने क्या देखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O, वेयर, और मैंने अभी ये चीज़ तुम्हें पहले बताई हुई है भी जब हम किसी पॉइंट पे क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उस पॉइंट पे हम क्या इमेजिन करते हैं? एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या रखेंगे? एक क्या इमेजिन करेंगे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर लेके चलेंगे, तो वो पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रॉ होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? एरो, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जहाँ पे ये टेस्ट चार्ज जिस पॉइंट पे रखा होगा वहाँ तक क्या चलेगा हमारे पास? ये एरो जाएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे। किनके बीच की डिस्टेंस? पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस। और हमें पता है भी ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और यही एफ की डायरेक्शन होगी, और यही क्या होगी? ई की डायरेक्शन होगी। और इस पोजीशन वेक्टर को हम लेट कर लेंगे आर नोट से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? आर नोट से। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम? पहले वही सब कुछ लिख लेंगे। क्या इसमें लिखेंगे भी? पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट पॉइंट O, वेयर OA, जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास क्या है? R1। और OA क्या आ गया हमारे पास? जो OA वेक्टर है वो हमारे पास क्या बना? R1, जो पोजीशन वेक्टर बना। फिर उसके बाद क्या करोगे? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
एनी पॉइंट, वो एनी पॉइंट क्या मान लिया हमने बी। फिर उसके बाद इमेजिन ए स्मॉल यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट एट पॉइंट बी वेयर ओ बी इक्वल टू आर नोट। क्योंकि हमने इस टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर देखना है, किसके रिस्पेक्ट, ओरिजिन के रिस्पेक्ट, तो वो हमने क्या माना, आर नोट। इस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर देखना है ओरिजिन के रिस्पेक्ट, क्योंकि हम जब भी पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो किसके रिस्पेक्ट होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट, तो वो हमने क्या मान लिया, R1 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू, अब मैं कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कूलम्स लॉ से पहले मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी ए से लेके बी तक की, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ए बी क्या होगा। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, अब इस ये वाला जो चार्ज है हमारे पास, टेस्ट चार्ज, ये वेरी वेरी स्मॉल है। अब ये तो इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यानी कि ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है। इसलिए हमारे पास डिस्टेंस कैसे चलेगी, ए से लेके बी तक। कैसे जाएगी, ए से लेके बी तक, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिसके कारण ये जो डिस्टेंस हमें कौन सी निकालनी पड़ेगी, ए बी वाली, यानी कि ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ट्रायंगल लॉ को। तो करो, ट्रायंगल लॉ का यूज़ यहाँ पे करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखो हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वी गेट। अब देखो उसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने बार बार किया हुआ है, उसमें यही बात हर बार यही कहते हैं, जो हमारे पास जो थर्ड साइड होगी, हमारे पास थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, वो इज इक्वल टू सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो अब इसमें सेम ऑर्डर वाली कौन सी है, रोटेशन करके देख लिया करो। घड़ी जैसे घूम रही है, तो घड़ी अब क्लॉकवाइज चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रोटेशन देखें तो हमारे पास देखो ओ ए और ए बी, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन अब ऐसे आ रहे हैं, अब ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है एरो के अकॉर्डिंग देखो, तो ये क्या हो गया, अपोजिट ऑर्डर में होगी। तो थर्ड साइड कौन सी हुई, जो अपोजिट ऑर्डर में है वो कौन सी है, ओ बी। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, जो ओ बी होगा, ओ बी जो वेक्टर होगा वो किसका सम बनेगा, ओ ए प्लस ए बी। ये अपोजिट ऑर्डर वाली है और ये दो साइड्स कौन सी हैं, सेम ऑर्डर वाली। उनका हम क्या कर देते हैं, जो सेम ऑर्डर वाली है उनका सम करके वो किसके इक्वल कर देते हैं, अपोजिट ऑर्डर वाली साइड के। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी। तो ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ए बी फाइंड आउट करना है, ओ बी किसके इक्वल है, आर नोट माइनस ओ ए किसके इक्वल है, R1। तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, आर नोट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी वेक्टर। अब इसको मैग्नीट्यूड में लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड में कैसे लिखते हैं, या तो ए बी सिंपल करके लिख देते हैं, या ए बी का हम क्या करते हैं, मोड। तो मोड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर नोट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड। तो ये हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये वेक्टर की कंडीशन में है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये मैग्नीट्यूड में आ गया, क्योंकि हमें इसका यूज़ अभी आगे चाहिए होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप बनता है, हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया, तो जो ए बी की वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, आर नॉट वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, R10 के इक्वल, किसके इक्वल लिख सकते हैं, R10 के इक्वल, क्योंकि हमने पीछे ये चीज़ पढ़ी हुई है। अगर याद हो हमने कूलम्स लॉ किया था इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो उसमें हमने ये R1 लिया था, ये R2 लिया था, तो ये वाली जो डिस्टेंस लेते थे हम क्या लेके चलते थे, R12 लेके चलते थे, 1 से 2 की ओर, ऐसे याद रखो। अब मैं 1 से किस तरफ जा रहा हूँ, 0 की तरफ, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, R10, क्या बोल सकता हूँ, R10। तो R10 किसके इक्वल होगा, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हम इसको ए बी
जो मेरे पास वेक्टर है उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ R10 वेक्टर। ठीक है, फिर देखो अब इसमें, अब ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई जिसको मैं R10 भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बोलूँगा तो मैं क्या लिखूँगा R10। अब देखो इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू, अब कूलम्स लॉ अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, वी गेट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, Q नॉट डिवाइड में R10 स्क्वायर और R10 कैप, इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें क्या करना है, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R10 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड में है। अब ये देखो R यूनिट वेक्टर क्या होता था, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, अब इसमें जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, इसी तरफ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, यानी कि R10 कैप वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्योंकि जो ये एरो है, जो इसके ऊपर ये एरो लगा है, ये यही तो बता रहा है हमें भी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे चलेगी, इट इज़ अलोंग AB। कैसे जा रहा है, इट इज़ अलोंग AB। वैसे यूनिट वेक्टर भी किस तरफ जाए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम ही क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो इसका मीन्स हमें पता चला भी जो R10 वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन हो कैसे है, इट इज़ अलोंग AB। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, यूनिट वेक्टर क्या होता था, अगर तुम्हें याद हो हमने पहले +1 में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। जो A कैप होता है, हम यूनिट वेक्टर उसको कैसे लिखते थे, A वेक्टर डिवाइड में उसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, तो हमारे पास क्या बन जाता था, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का मेथड होता था, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था। अब इधर भी देखो हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, R10 वेक्टर डिवाइड में R10 वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड में, अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक पावर और है, तो कितनी बन गई हमारे पास, R10 क्यूब बन गया हमारे पास, बेस से वो पावर्स ऐड हो जाती है, और इधर मेरे पास आ गया R10 वेक्टर। अब R10 वेक्टर, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब इधर मेरे पास ये AB और ये लिखा था इसको, अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R10 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, R10, क्योंकि हमारे पास AB वेक्टर था, तो AB वेक्टर किसके इक्वल लिखा था, R10 वेक्टर के इक्वल लिखा था। अब इसके मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, तो AB और AB वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल R10 से, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना R10 इस तरह से। तो कोई भी फॉर्म हो तो कंफ्यूज मत होना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं एक बार, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास देखो क्या आ जाएगी, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड में R10 क्यूब, यानी कि R10 किसके इक्वल है, मोड R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका क्या आ गया, क्यूब R10 वेक्टर किसके इक्वल है, R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब ये चीज़ ध्यान रखना, इसको हम सिंपल ब्रैकेट में लिख रहे हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड वाली होती है वो किस में लिखी जाती है, मोड में। मोड का मीन्स क्या होता है, जो नेगेटिव वैल्यू भी होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें हम नेगेटिव का यूज़ नहीं करते। ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब देखो ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई, यानी कि जो फोर्स की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या बनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइड में R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड का क्यूब R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आ गई हमारे पास फोर्स। अब हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उसका फॉर्मूला हमें पता है,
जो ई होता है वो किसके इक्वल होता था, मैंने क्या कहा था, जिस पॉइंट पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसके लिए हम क्या इमेजिन करते थे, एक टेस्ट चार्ज, वो हमने इमेजिन कर लिया। उस टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज क्या करता था, फोर्स एक्सपीरियंस करता था, वो हमने फोर्स एक्सपीरियंस कर ली भी, वो कितनी आई, वो फोर्स की वैल्यू इतनी आई। तो उसका फॉर्मूला क्या, जिसके कारण फिर हमारे पास फॉर्मूला बन जाता था ई का, वो क्या बनता था, एफ वेक्टर डिवाइड में क्यू नॉट। जब हमारे पास, क्योंकि हमने यूनिट चार्ज के रिस्पेक्ट देखना है, तो जब हमारे पास चार्ज क्यू नॉट है तो फोर्स कितनी लग रही है, एफ। 1 के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट। तो यही हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो ई इक्वल टू, या तो ऐसे करो, इस क्यू नॉट को इधर ले आओ, तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, ई के इक्वल, जैसे मर्जी कर सकते हो। नहीं तो ये एफ की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको सीधा सिंपल वे से सीधा लिख रहा हूँ, इस क्यू नॉट को मैं अगर इधर ले आऊँगा तो हमारे पास ये किसके इक्वल बन जाएगा, एफ वेक्टर डिवाइड में क्या आ गया, ई क्यू नॉट, एफ वेक्टर डिवाइड में क्यू नॉट, वो किसके इक्वल बनेगा, ई वेक्टर के। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू क्या रह जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर क्यूब मल्टीप्लाई आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट ए। अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन बता सकते हो कैसे जाएगी, इट इज़ अलोंग ए बी। अब ये देखो, यही लाइन को हमने आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ अलोंग ए बी प्रोड्यूस। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।